माँ बनी सौतन। पूनम सड़क के रास्ते चले जा रही थी। उसे अपने आसपास की गाड़ियों का जरा भी ध्यान नहीं था, बस वो चलती जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत तेजी से कार आती है जो उसे टक्कर मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी एक तरुण नाम के लड़के ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और बचा लिया। अरे कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या तुम्हें मरने का शौक है? थोड़ा सड़क से अलग होकर चलो। उसके इतना कहते ही पूनम जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद वो उससे कहती है, बस अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, वो भी सिर्फ एक आदमी के चलते। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम ऐसा सोचो कि तुम्हारे आगे भी बहुत बड़ी जिंदगी है और तुम आगे बहुत कुछ कर सकती हो। जीने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। तरुण इतना समझाकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद पूनम इसी बात को सोचते सोचते अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद अचानक से उसे उल्टियां होने लगती है, जिसकी वजह से उसे अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उससे कहता है, मुबारक हो, आप तो मां बनने वाली हो। ये सुनने के बाद पूनम को समझ नहीं आता है कि वो खुश हो या दुखी। तभी उसे तरुण की बात याद आती है। उस लड़के ने बिल्कुल सही कहा था। मेरे पास कोई ना कोई तो जीने की वजह होनी ही चाहिए। अब मेरे पास जीने की वजह है। मैं अपने इस बच्चे को एक बहुत अच्छी जिंदगी दूंगी और इसके साथ हमेशा खुश रहूंगी। पूनम अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला लेती है। देखते ही देखते कुछ महीने बीत जाते हैं और पूनम एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। अब पूनम के ऊपर एक जिंदगी की जिम्मेदारी आ जाती है, जिसके चलते वो एक स्कूल में टीचर की नौकरी करना शुरू कर देती है। एक तरफ वो अपनी बेटी को पढ़ाती थी तो दूसरी तरफ स्कूल भी संभालती थी। देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं। अब उसकी बेटी आराध्या बड़ी हो जाती है। बेटी, तू इतनी छोटी सी थी और आज इतनी बड़ी हो गई है। अब तो मुझे चिंता सताती है, क्योंकि अब मुझे तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का भी ढूंढना होगा। माँ, अभी क्या जरूरत है मुझे इन सभी चक्करों में डालने की? अभी तो मेरे खेलने कूदने की उम्र है। चलो माँ, मैं चलती हूँ। मेरी कोचिंग क्लास का समय हो गया है। ऐसा कहने के बाद आराध्या वहां से चली जाती है, जिसके बाद पूनम भी सारे काम करके अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाती है, जहां उसे एक नया टीचर स्कूल में मिलता है। अरे आप ही पूनम मैडम हो ना? दरअसल मैंने आज ही स्कूल ज्वाइन किया है। मुझे आज थोड़ा बच्चों के सिलेबस के बारे में आप बता सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बता सकती हूँ। पूनम शुभम को बच्चों के सिलेबस के बारे में अच्छे से समझा देती है, जिसके बाद शुभम पूनम से कहता है, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? पूनम हंसने लगती है और कहती है, दरअसल तुम्हारे जितनी मेरी एक बेटी भी है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ कॉफी पीने चलना चाहिए। ये सुनते ही शुभम हैरान रह जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता आपकी कोई बेटी भी होगी। आप तो अभी बिल्कुल जवान लगती हो। वैसे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हम अच्छे दोस्त जरूर बन सकते हैं। उस दिन के बाद से शुभम और पूनम की दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शुभम आराध्या के कोचिंग सेंटर में भी क्लास देना शुरू कर देता है, जहां वो आराध्या को पहली दफा देखता है और देखता ही रह जाता है। आराध्या भी उसे मन ही मन पसंद करने लगती है। एक दिन आराध्या उससे कहती है, टीचर जी, मुझे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात करनी थी। क्या आप मेरे साथ कॉफी पीने चल सकते हो? शुभम सब कुछ समझ जाता है, वो ना नहीं कह पाता। वो आराध्या के साथ कॉफी पीने चला जाता है, जिसके बाद आराध्या और शुभम की ढेर सारी बातें होती है। कुछ ही दिनों में आराध्या और शुभम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कई दिनों से हम एक तो क्यों ना हम अब ये सब खत्म करें और अपने रिश्ते को थोड़ा आगे बढ़ाएं। आप क्या कहना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। शुभम अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रिंग देते हुए आराध्या से कहता है, विल यू मैरी मी? आराध्या बहुत खुश होती है और उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों शादी की बात करने पूनम के पास पहुंच जाते हैं। पूनम जैसे ही शुभम को देखती है वो हैरान रह जाती है। अरे वाह, क्या ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। अरे ये क्या, क्या आप दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो? हाँ बिल्कुल, दरअसल ये हमारे छोटे उस्ताद हमारे दोस्त हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें यही पसंद है। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अपनी माँ की ये बात सुनकर आराध्या बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी माँ को गले से लगा लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब शादी की रस्म शुरू हो जाती है। वो दिन भी आ जाता है जिस दिन आराध्या और शुभम की शादी हो जाती है। शादी के बाद शुभम और पूनम की दोस्ती बिल्कुल वैसी ही रहती है। शुभम कई कई घंटों तक पूनम से बात करता रहता है।
इस बात से आराध्या बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। आखिर ऐसा क्या खास है मेरी माँ में जो मेरा पति मुझे छोड़कर हमेशा उनसे ही बात करता रहता है। अब तो मुझे अपनी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आराध्या शादी के बाद धीरे धीरे अपने मायके अपनी माँ के पास आना छोड़ देती है, जिसके चलते पूनम को बहुत बुरा लगता है। वो एक दिन शुभम को कॉल करके कहती है, अरे शुभम, मुझे मेरी बेटी आराध्या की बहुत याद आ रही है। क्या तुम आज शाम को उसे घर पर ले आओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल ले आऊंगा, आप चिंता मत करो। शुभम ऐसा कह देता है, जिसके बाद पूनम रसोई में जाती है और अपनी बेटी की पसंद का ढेर सारा खाना बनाती है। आज तो आराध्या खुशी के मारे पागल ही हो जाएगी। आज तो मैंने उसकी पसंद का खाना बनाया है, उसे तो इसकी आकांक्षा भी नहीं होगी। पूनम खुशी खुशी सारा खाना बना लेती है। शाम के वक्त वो अपनी बेटी और दामाद के आने का इंतजार करती रहती है, लेकिन केवल शुभम ही उससे मिलने आता है। दरअसल बात यह है कि आराध्या की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे ला नहीं पाया। आराध्या के ना आने की वजह से पूनम बहुत उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आराध्या अपने घर पर अपनी माँ के बारे में उल्टा सीधा सोचने लगती है। मैं जानती हूँ मेरी माँ ने मुझे नहीं बल्कि मेरे पति को बुलाया है ताकि वो उसके ऊपर डोरे डाल सके। आज मैं इन्हें रंगे हाथ पकड़ लूंगी। आराध्या ऐसा सोचकर बिना बताए पूनम के घर पहुंच जाती है। वो चुपके से खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। तभी उसे उसकी माँ पूनम के रोने की आवाज आती है। आराध्या को मैंने अपनी पलकों पर बिठाकर रखा है। वो मेरी एकलौती बेटी है। उसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपनी बेटी को इस दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहती थी, इसीलिए मैंने बहुत मेहनत की। तुम हमेशा उसके साथ रहना। आज वो नहीं आ पाई, मुझे उससे मिलने का बहुत मन था। ये सब सुनने के बाद आराध्या को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी माँ के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है। माँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपनी तबीयत छोड़कर आपके हाथों का बना हुआ खाना खाने आ गई। उस दिन के बाद से आराध्या के मन में अपनी माँ को लेकर सभी गलत ख्याल निकल जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी माँ और अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गरीब 5 बहनों की जादुई स्कूटी। ये कहानी है गरीब गोधन की, जिसकी 5 बेटियां थीं। प्रेरणा, पिंकी, हेमा, संध्या और बबीता। बबीता सभी बहनों में सबसे बड़ी थी। गोधन के मन में रात दिन 5 बेटियों की शादी की दुविधा उभरी रहती। सांझ ढल चुकी थी और गोधन अपने घर की तरफ कदम बढ़ाते हुए वो खुद में बड़बड़ा रहा था। सृष्टि के मालिक, तू तो जानता है कि गरीबी में दिन काटना कितना दुखदाई है। तेरी नजरें तो हर दिन मुझे देखती हैं। जब से मैं 5 बेटियों का बाप बना हूँ, चाहे सर्दी हो या बरसात, मेरे कदम कभी घर में नहीं थमे। बावजूद इसके मैं जो भी कमाता हूँ वो घर खर्च में ही उड़ जाते हैं। इसी बीच बरसों बीत गए और मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी 5 बेटियों ने मेरा कंधा छू लिया। अब तुझे ही इस गरीब बाप की 5 बेटियों का बेड़ा पार करना है। गोधन खुद से बतियाता हुआ घर पहुंच जाता है, जहां उसकी 5 बेटियां स्कूटी के विषय पर एक दूसरे से झगड़ रही थीं। भला होता कि तुम चारों इस दुनिया में आती ही नहीं, तो पिताजी के कंधों पर सिर्फ मेरी परवरिश का जिम्मा होता, तो हमारे पास एक बड़ी जमा पूंजी होती। तब मुझे पैदल कॉलेज नहीं भागना पड़ता, बल्कि मैं एक सुंदर सी स्कूटी पर बैठकर शान से कॉलेज जाती। अरे बबीता दीदी, ज्यादा नखरानी मत बनो। हमें भी स्कूटी की सवारी करने का कोई शौक नहीं। मैंने तो ठान लिया है, इस जन्मदिन पर अपने लिए स्कूटी मांगूंगी। वाह जी वाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जब तुम दोनों को स्कूटी मिलेगी तो मैं क्यों पीछे रहूंगी। मैं भी पिताजी से कह दूंगी कि मुझे भी स्कूटी चाहिए, और अगर इस बार उन्होंने गरीबी की गाथा गाई तो मैं स्कूटी के लिए सट्टा लगाऊंगी। ऐसा सुनकर गोधन गुस्से में झुंझला कर बोलता है, तो क्या स्कूटी की सवारी के लिए मेरी बेटी सट्टेबाजी करेगी? मैं यहाँ अपनी भूख मारकर दिन भर धधकती आग की भट्टी में मेहनत मजदूरी करता हूँ, तब जाकर दिन भर की दिहाड़ी मिलती है। अरे अपने बाप के बलिदानों का मान रखो और पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाओ। प्लीज पिताजी, हर बार ये पढ़ाई का पाठ पढ़ाकर हमारे कान पक चुके हैं, और एक आपकी ये गरीबी की गाथा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। हम 5 बहनों को स्कूटी चाहिए तो बस चाहिए अब। इस तरह 5 बहनें उखड़े हुए भाषा में अपने पिता को झड़प पड़ती हैं, जिसके बाद गोधन दिन रात जी तोड़ मेहनत करके कुछ जमा पूंजी जोड़ बटोर कर अपने दोस्त असलम के पास आता है। अरे गोधन, तो क्या बात है मेरे यार, तू परेशान क्यों है? चल बता कैसे आना हुआ। गोधन असलम को अपनी 5 बेटियों को लेकर स्कूटी का वाकया बताता है। मेरे दोस्त, एक
सस्ती स्कूटी गैराज में है, तू देख ले। कल ही एक सेठ बेच कर गया है। लाइसेंस से लेकर स्कूटी की स्पीड एकदम पक्की है। गोधन असलम से स्कूटी खरीदकर स्कूटी लेकर घर चला आता है। पांचों बहनें स्कूटी देखकर बहुत खुश होती हैं। तभी पिंकी बोलती है, अरे वाह पिताजी, आप तो सचमुच हमारे लिए स्कूटी ले आए। एक टेस्ट ड्राइव तो बनती है। पिंकी झट से स्कूटी शुरू करके जैसे ही कुछ कदम स्कूटी चलाकर वापस आती है तो गुस्से में कुड़कुड़ाती हुई कहती है, हाँ, पता नहीं पिताजी किस कबाड़ खाने से उठा लाए हैं ये खड़खड़ स्कूटी। इसकी खटर पटर की आवाज से खानों से खून आ रहा है। मुझे नहीं करनी इस स्कूटी की सवारी। इतना बोलकर पांचों बहनें घर में चली जाती हैं और गोधन रात भर ठंड में ठिठुरते हुए चौखट पर पड़ा रोता पीटता रहा। और गोधन का कमजोर शरीर ठंड का कहर झेल ना सका और वह मौत का कौर हो गया। दिन बीतते गए जिसके साथ बड़ी बदहाली ने पांचों बहनों को घेर लिया। बबीता दीदी, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो ना। क्या बनाऊं प्रेरणा, अन्न का एक दाना भी नहीं है। काश हम पांचों पिताजी पर स्कूटी खरीदने को नहीं थोपते तो आज पिताजी हम बहनों के बीच में जिंदा होते। बबीता दीदी, क्यों ना हम इस स्कूटी को बेच दें, इससे घर के खाली खत्ते तो भर जाएंगे। हाँ चलो। जैसे ही पांचों बहनें स्कूटी को बाहर निकालने के लिए धकेलती हैं तभी स्कूटी के आगे के हिस्से पर आग नाक मुंह बन जाता है। हम पांचों बहनें जी लगाकर स्कूटी को खींच रही हैं, बावजूद इसके ये स्कूटी टस से मस नहीं हो रही। रुक जाओ, मुझे सौदागरों के हाथों मत बेचो। बदले में मैं तुम गरीब बहनों की हर अभिलाषा पूरी करूंगा। जादू स्कूटी को बोलता हुआ देखकर पांचों बहनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और बबीता बोलती है, ये कैसी जादूगरी है जो ये स्कूटी बोल रही है। अगले ही क्षण उस पुरानी स्कूटी का पुर्जा चमचमाते सोने के सांचे में बदल जाता है और मेह के जैसे अपने अंदर से सोने के सिक्के बरसाने लगता है, क्योंकि सिक्कों की खनक से पांचों बहनों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। अरे वाह जादू स्कूटी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हाँ जादू स्कूटी, तुम्हारे आगे तो सोनार भी फीका पड़ गया। इतना सोना तो उसके पास भी नहीं होता। मैं ऐसे ही तुम्हारी मदद करूंगा। बस एक निवेदन है तुम बहनों से, मुझ जादू स्कूटी को बेचना मत, वरना भंगार वाला मेरे पुर्जे तोड़ देगा। ठीक है, आज से तुम हम बहनों के साथ रहोगे। जादुई स्कूटी से मिले सोने के सिक्कों को बेचकर पांचों बहनें राशन लाती हैं, जिससे बबीता और संध्या भी सभी के लिए खाना पकाती हैं। इतने बड़े वक्त बाद हम पांचों बहनों को आधा पेट रूखा सूखा नहीं बल्कि भरी पूरी से भरपेट स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है, जिसका श्रेय इस जादुई स्कूटी को जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। पांच बहनें हर दिन उस जादुई स्कूटी को बड़े ही जतन से साफ करती, मगर तेजा नाम का एक चोर स्कूटी पर नजरें जमाए बैठा हुआ था। उस रात मुर्दों को भी झकझोर कर रख देने वाली ठंड थी। सभी के घर आंगन में आसमान से गिरे बर्फ की सफेद बूंदें सीप के मोती के जैसे बिखर रही थी। मौके का फायदा उठाकर तेजा स्कूटी के पास आया। क्या बात है तेजा, आज तो तेरी किस्मत बड़ी ही बलवान है, क्योंकि इन बैल बुद्धि बहनों ने चाबी स्कूटी में ही छोड़ दी है। अब जल्दी से स्कूटी लेकर फरार हो जा, इससे कुछ दिनों की बाटली का बंदोबस्त हो जाएगा। चोर हड़बड़ाहट के साथ जादुई स्कूटी को स्टार्ट कर लेता है। तभी पांचों बहनें बड़े झुंझलाहट के साथ जागकर बाहर भागती हैं। ये तो हमारी जादुई स्कूटी की आवाज है, लगता है ना। जैसे ही पांच बहनें बाहर आती हैं तो चोर जादुई स्कूटी को लेकर कुछ दूर निकलता दिखाई देता है। अब क्या होगा? वो चोर तो हमारी जादुई स्कूटी को हमारे नाक के नीचे से ले गया। अगले ही पलछिन उन पांचों बहनों के कानों में जादुई स्कूटी की कर्कश आवाज सुनाई देती है। तभी जादुई स्कूटी के सामने आकर वो खड़ी हो जाती है। स्कूटी पर सवार तेजा के कानों से खून निकल रहा होता है। अरे मुझे माफ कर दो, ये स्कूटी तो यमदूत का दूसरा रूप है। अपनी अमानत संभालो और मुझे जाने दो। लालच के ललक में तुमने हमारी स्कूटी चुराया, ये उसका ही फल है। अरे ये बहनें होठ क्यों हिला रही हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं? तेजा का भेजा फ्राई हो रहा है, काल्टी करने में ही भलाई है। लगता है इस चोर के कानपुर में हड़ताल हो गई है, जो इसे हमारी बात सुनाई नहीं दे रही। अब ये तुम बहनों की धुनी नहीं सुन सकता, क्योंकि मेरी तीखी हॉर्न की आवाज से ये बहरा हो गया है। जादुई स्कूटी, हमें तुमसे और सिक्के चाहिए, क्योंकि हमारे इस कच्चे फूस के घर का कोई भरोसा नहीं, जो ये कब ढह जाए और तुम भी खुले में सुरक्षित नहीं।
अचानक जादुई स्कूटी में से बड़ा प्रकाश उठता है, जिसके साथ जादुई स्कूटी खरे सोने में तब्दील होकर अपने अंदर से चमचमाते सुनहरे सिक्कों की बौछार कर देती है। शुक्रिया जादुई स्कूटी, इससे हमें कालीशान घर और पूरे तौर तरीके से पक्का पुख्ता पार्किंग बनवाएंगी, जहां चोरों के हाथ तुम्हें चुराने के लिए पहुंच ही नहीं पाएंगे। और जब तक इस घर की नींव खड़ी नहीं हो जाती, हम पांचों बहनें पहरुआ बनकर तुम्हारी पहरेदारी करेंगी। शुक्रिया, अपने प्रति मुझे तुम पांचों बहनों का मेल मिलाप भरा रुझान बेहद पसंद आया। मैं अंत तक तुम बहनों के साथ बना रहूंगा। अगले ही दिन से 5 बहनों के लिए बड़े घर का निर्माण शुरू हो जाता है। खास तौर पर जादुई स्कूटी के रखरखाव के लिए पक्का पार्किंग बनता है, जिसके बाद कल की 5 गरीब बहनें बहुतायत का जीवन जीने लगती हैं, मगर उनके मन में अपने पिता को खो देने की ललक कभी नहीं मिटती।